दोस्तों, आत्मन एमपी और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमारे यूनिट 6 का, अगर प्री की बात करें तो यूनिट 6 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमपी इकोनॉमिक्स में, ठीक, जहां से प्री के सवाल बनने की संभावनाएं होंगी। ठीक, 2024 में तो अभी इससे कोई इस प्रकार से क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन कुछ टारगेट्स हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में, आत्मन एमपी में, ठीक, जिससे हमारे सवाल आराम से बन सकते हैं। ठीक, अगर इसकी बात करें तो ये जो टॉपिक है ये हमारे मेंस में भी जुड़ा हुआ है। ठीक, तो यहां पर जब हम बात करने वाले हैं तो मेंस को ध्यान में रखकर भी हम चीजों को कवर करेंगे। ठीक, और साथ में जो प्योरली अगर ये बात करें तो ये फोकस्ड है किस पर? प्री पर। ठीक, अगर हम बात करें आत्मनिर्भर एमपी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, तो ये इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो हमने देखा कि कोविड के समय पर मुख्य रूप से बात करते हैं जब हर एक देश जो है कोविड की समस्याओं से जूझ रहा था। ऐसे में भारत में मोदी जी ने, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट लाया, आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट लाया। ठीक, और मुख्य रूप से जो इसका उद्देश्य था ये था कि हम क्या कर सके, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर, ठीक, और साथ में मुख्य रूप से इकोनॉमी को मजबूत करके, ठीक, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। अब अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो ऐसे में मुख्य रूप से जो भूमिका है वो है राज्यों की। ठीक है, तो मई 2020 में जो है आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट आया। मई 2020 की अगर बात करें तो आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट आया, और राज्यों की जो भूमिका है उसके आधार पर मुख्य रूप से जो उस समय पर हमारे राज्य के मध्य प्रदेश के कौन थे? सीएम, मुख्यमंत्री, ठीक है, श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा मुख्य रूप से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार करवाया गया। ठीक है, यह बात कब की है? तो ये नवंबर 2020 की है, जब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप 2023 आया। अब ये जो रोड मैप 2023 है, मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो आत्मनिर्भर जो मध्य प्रदेश है, अगर हम यहां पर बात करें तो 12 नवंबर 2020 को लाया गया शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। ठीक, उस समय के सीएम रहे। ठीक, मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत के अवधारणा पर चलते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का कॉन्सेप्ट, मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना था, इकोनॉमी को मजबूत करना था, शिक्षा और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, हेल्थ की बात करें तो उस पर काम करना था। ठीक है, तो ये आया का सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो कब बनेगा कि कब रिलीज किया गया? तो ये रिलीज किया गया, इसका जो रोड मैप है वो मुख्य रूप से 12 नवंबर 2020 को किया गया। अब यहां पर जो पहला सवाल बनता है वो क्या बनता है कि ये रोड मैप क्या होता है? ठीक, तो मुख्य रूप से रोड मैप एक प्रकार से क्या है कि हमारे द्वारा कुछ टारगेट्स लिए गए, वो जो टारगेट्स हैं वो अगले 3 सालों के लिए थे। ठीक, जो कि 2020 से शुरू हुए थे। तो जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए, और उन टारगेट्स को कैसे अचीव करेंगे और पहले हम क्या अचीव करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम किस प्रकार से इस डेवलपमेंट को और ज्यादा बढ़ाएंगे, उसके लिए एक अवधारणाएं बनाएगी, और उसे ही हमने क्या बोला? रोड मैप। तो 2020 से 2023 के लिए क्या बनाया गया था? यहां पर रोड मैप बनाया गया था, और मुख्य रूप से किसके अंतर्गत? तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट। यहां पर जो प्री का दूसरा सवाल है वो ये है कि किसके अंतर्गत आता है? तो मुख्य रूप से आपका जो लोक सेवा प्रबंधन विभाग है उसके अंतर्गत क्या आता है? ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आता है। इसी को लेकर मुख्य रूप से अपन देखें तो 26 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश में पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया था, जो कि कहां पर है? भोपाल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मुख्य रूप से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को किसके विभाग के अंतर्गत? पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट के अंडर क्या किया गया है? लाया गया है, और साथ में एक डिपार्टमेंट, एक विभाग बनाया गया है 26 सितंबर 2020 को, जिसका नाम है मध्य प्रदेश पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जो कि कहां पर बना हुआ है? भोपाल में बना हुआ है। तो पहली चीज तो हमें इसमें इसकी डेट याद रखनी है, और दूसरा ये कहां पर है ये हमें पता होना चाहिए। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यहां पर जो अलग अलग विषय हैं या अलग अलग विकास की हमारी अवधारणाएं हैं, जो डेवलपमेंट हमें करना था, उसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से हमने क्या किया? 4 पिलर्स में डिवाइड किया था। 4 पिलर्स में डिवाइड किया था। मुख्य रूप से जो पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर एमपी है उसमें उसके अंतर्गत 4 विषय शामिल है, 4 सब्जेक्ट शामिल है। ठीक है, अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत में 5 पिलर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में यहां पर 4 पिलर्स है, जबकि आत्मनिर्भर भारत में 5 पिलर्स है। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं किसकी? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की। तो वो 4 पिलर कौन कौन से हैं? तो मुख्य रूप से हमें याद रखने हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, जहां पर भी आपके 4 ऑप्शन बनते हैं,
ठीक है, जहां पर भी 4 डायमेंशंस बनते हैं वहां पर सीधे सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसे में अगर यहां पर हम देखते हैं 4 पिलर्स हैं तो उसमें से 3 दे देगा और एक कोई दूसरा दे देगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो सवाल है वो गलत होने, तो हमें पिलर्स पता होने चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे सवाल गलत होने की संभावनाएं कम से कम हो जाए, ठीक है। तो अगर उन पिलर्स की बात करें तो मुख्य रूप से जो पहला पिलर है वो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, या जिसे भौतिक अधोसंरचना बोला जाता है, ठीक है। दूसरे पिलर की बात करें तो हेल्थ एंड एजुकेशन है, स्वास्थ्य और शिक्षा है। तीसरे पिलर की बात करें तो इसमें आता है गवर्नेंस, सुशासन, और चौथा पिलर है अर्थव्यवस्था और रोजगार, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मुख्य रूप से हमने बात किया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को क्या बोला गया है, आत्मन एमपी के नाम से जाना गया है, आत्मन एमपी @23। @23 का मतलब क्या है कि हमने 2023 तक के कुछ टारगेट्स लिए हैं मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में। तो यहां पर जो आत्मन वर्ड यूज किया गया है, उस आत्मन का अगर हम फुल फॉर्म देखें, ठीक है, तो यहां पर हमें आत्मन का मतलब दिखाई देगा कि जो प्रिंसिपल्स हैं आत्मन एमपी @23 के, तो यहां पर आत्मन में जो ए है उसका मतलब यहां पर किससे है, एस्पिरेशन से है। दूसरा टी ट्रांसफॉर्मेशन, ए से एस्पिरेशन, टी से ट्रांसफॉर्मेशन, एम से मिशन, फिर ए से एक्शन, और उसको लेकर बनाई गई मुख्य रूप से हमारी नीतियां। तो एस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन, एक्शन और नीति, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें तो आप ये देखो कि हमें ये जो वर्ड्स हैं आत्मन के, वो फुल फॉर्म जो है ए से, इसका क्या मतलब है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा जो सवाल है कि पूछा जा सकता है कि आत्मन जो एमपी हम देखते हैं, आत्मन एमपी, वहां पर आत्मन का मतलब क्या है, और वो आपको अलग अलग ऑप्शंस देगा। एस्पिरेशन की जगह एक्शन, पहले एक्शन कर सकता है बाद में एस्पिरेशन कर सकता है, ठीक है। मिशन की जगह मोड यूज कर सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, वर्ड जो है ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो एक जगह पर लिख कर दे सकता है ट्रांसफॉर्म, ठीक, ट्रांसफॉर्म बस लिख सकता है। ऐसे में मुख्य रूप से जो हमारा उद्देश्य है वो हमें ये क्या पता होना चाहिए कि प्री के हिसाब से इनके फुल फॉर्म आत्मन का क्या मतलब है, एस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन, एक्शन और नीति है, ठीक है। तो आत्मन एमपी में जो आत्मन है एस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन, एक्शन और नीति, ठीक है। अगर हम इसके बाद बात करें तो मुख्य रूप से हमारे जो 4 पिलर्स हैं, ठीक है, इन 4 पिलर्स को, जो 4 पिलर्स कौन कौन से हैं, भौतिक अधोसंरचना, ठीक, भौतिक अधोसंरचना, उसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा, हेल्थ एंड एजुकेशन, फिर गवर्नेंस और इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर हम मुख्य रूप से यहां पर बात करें, ये जो हमारे पिलर्स हैं, इन पिलर्स को आगे सब ग्रुप्स में बांटा गया है, ठीक है। तो मतलब आगे चलकर इसमें और भी अधिक डायमेंशंस हैं। तो अगर हम सब ग्रुप्स की बात करें तो मेनली 4 से 6, ठीक है, अलग अलग, अगर हम भारत में भी जाएंगे तो वहां पर भी 4 से 6 डायमेंशन या 4 से 6 हमें सब ग्रुप्स दिखाई देते हैं। अगर मेनली यहां पर बात करें, ठीक है, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या जिसे हमने भौतिक अधोसंरचना बोला है, उसके अंतर्गत इसे 6 सब ग्रुप्स में बांटा गया है, ठीक है। ये जो सब ग्रुप्स हैं वो भी हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये याद हो जाएंगे। देखो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम बात करेंगे तो क्या, सबसे पहले सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की, सड़क जो अधोसंरचना है उसकी बात करेंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अलावा इसी के अंदर टूरिज्म आ जाएगा, तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट है और रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है। उसके अलावा क्या, वाटर, पानी की उपलब्धता के लिए मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो वाटर मैनेजमेंट करने के लिए हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं आज के टाइम पर जो सोलर प्लांट्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, सोलर रूफटॉप्स वगैरह है। और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के लिए यहां पर भी अगर सीधे उसे हम जोड़ेंगे तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से आ जाएगा। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत हमारे 6 सब ग्रुप्स बटे हुए हैं। ऐसे ही अगर गवर्नेंस की बात करें तो यहां पर कितने, 4 सब ग्रुप्स बटे हुए हैं, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन की बात करें तो मेनली 4 सब ग्रुप्स हमें दिखाई देंगे, लाइक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। मेनली हम जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश है वो मध्य प्रदेश किस पर निर्भर है, मुख्य रूप से एग्रीकल्चर बेस्ड क्या है, हमारा स्टेट है। तो ऐसे में जो सबसे पहले इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो वहां पर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे और उससे जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इंडस्ट्रीज की। तो सबसे पहले क्या आएंगे, देखो बेसिकली हम जब पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में तो हम सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की एमपी में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्रीज के बाद हम क्या देखते हैं, नेचुरल रिसोर्स। आप नेचुरल रिसोर्स को ऊपर भी रख सकते हो मुख्य रूप से, और इंडस्ट्रीज, और फिर उसके बाद आ जाता है कि इन्हीं को क्या करना है, इनका ट्रेड करना है। देखो बहुत सिंपल सा है,
मध्य प्रदेश जो है वो मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट अपन देखते हैं, ठीक है। अब अगर अपन बात करें तो सबसे पहले एग्रीकल्चर को हम किस में जोड़ेंगे, तो हमारी इकोनॉमी किस पर टिकी हुई है, मेनली एग्रीकल्चर पर। तो एग्रीकल्चर में अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो उसी पर हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की। तो यहां पर जो इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट है वो किस पर बेस्ड है, तो हमारे यहां सबसे पहले एग्रीकल्चर है, फिर एग्रीकल्चर पर बेस्ड हमने क्या लगाए हैं, उद्योग लगाए, ठीक है, इंडस्ट्रीज लगाए। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो इंडस्ट्रीज है। अब उन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हमें लोगों को सिखाना पड़ेगा, उन्हें स्किल देनी पड़ेगी। तो ऐसे में उसी इंडस्ट्रीज में स्किल डेवलपमेंट भी आ जाएगा। अगर उसके बाद बात करें तो मेनली हमारे जो एमपी है मुख्य रूप से यहाँ पर गोंडवाना के रॉक ग्रुप्स पाए जाते हैं, चट्टाने वगैरह पाई जाती है, और हम ये देखते हैं कि लगभग सभी प्रकार के रॉक ग्रुप्स पाए जाते हैं, चट्टाने पाई जाती हैं। तो ऐसे में हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं। ऐसे हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज में अगर हम रिवर्स की बात करेंगे तो रिवर्स भी है, तो वो भी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाएंगी। तो वो भी किसके अंदर आएंगे, इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आएंगे कि हम इन्हीं को क्या करें, इंडस्ट्रीज बनाई है, तो हम इंडस्ट्री से क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ट्रेड और कॉमर्स, तो मुख्य रूप से आपके जो 4 सब ग्रुप्स हैं या 4 उप विषय हैं वो किसमें आते हैं, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और रोजगार, स्वरोजगार में मुख्य रूप से आते हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले याद रखना है क्या, कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को 6 डायमेंशन में बांटा गया, 6 सब ग्रुप में। ऐसे ही गवर्नेंस को 4 सब ग्रुप में, हेल्थ एंड एजुकेशन को 4 सब ग्रुप्स में। लाइक पहला जो है वो हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन है, और उसके बाद लगभग देखें तो टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन। अगर हम बात करें गवर्नेंस की, तो गवर्नेंस में मेनली क्या आ जाएंगी, आपकी पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, जो कि हम किसके थ्रू करेंगे, ई गवर्नेंस, या फिर एम। आज के टाइम पर हम देखें तो एक नया नाम हमें दिखाई देता है, एम गवर्नेंस, ठीक है। एम गवर्नेंस मतलब यहां पर मोबाइल गवर्नेंस की बात की जाती है। उसके अलावा अगर हम ई गवर्नेंस प्रमोट करते हैं तो साथ में अगर हम इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं तो उससे क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी वगैरह होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, मतलब जवाबदेहिता होगी, ठीक है। मुख्य रूप से यहां पर पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी होगा, ठीक है। यहां पर साथ में सहयोग मिलेगा किसका, लोगों का। और साथ में अपन ये देखते हैं कि मुख्य रूप से अपडेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेगुलेशंस, ठीक है। जो हमारे एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, उनको इतना सिंपल बनाना ताकि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, ठीक है। लोग अपने से खुद से फॉर्म भर सके, लोगों को जो प्रमाण पत्र चाहिए वो प्रमाण पत्र मिल सके, तो उसके लिए सिंप्लीफिकेशन और अपडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा अपन बात करें, इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाएगा, मानव संसाधन विकास आ जाएगा, और ग्रीवियंस रिडर्सल आ जाएगा। मुख्य रूप से जो शिकायत निराकरण है, ठीक है, उसकी हम यहां पर बात करते हैं। तो मेनली 4 पिलर्स हैं। सबसे पहले जो हमें याद रखनी बात, वो 4 पिलर्स, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, हेल्थ, एजुकेशन एंड इकोनॉमी, ठीक है। देखो अभी हम पर्टिकुलरली जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है उसमें हम सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं चर्चा करेंगे, हम इस पर जो सवाल है वो भी देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से सवाल यहां से बन सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला ही जो सवाल बनेगा वो क्या बनेगा, कि पर्टिकुलरली आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितने विषय हैं, ठीक है, या कितने पिलर्स है, कितने स्तंभ है, ठीक है। तो यहां पर 4 स्तंभ है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, हेल्थ एंड एजुकेशन एंड फिर उसके बाद इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो सारे एमसीक्यूज जो है वो हम कवर करेंगे यहां पर, ठीक है। उसके पहले पर्टिकुलरली एमसीक्यू कवर करने के पहले हमें उस सब्जेक्ट को या हमें पर्टिकुलरली इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर 4 जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर 4 जो हमारे पिलर्स हैं, उसमें आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो 2 पिलर्स की चर्चा करने वाले हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस। इसमें किस प्रकार से टारगेट्स लिए गए हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो मेनली अगर यहां पर अपन देखें, ठीक है, तो इनको बात करने से पहले अब ये बात करेंगे कि जो 4 हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर 4 जो हमारे पिलर्स हैं, अगर उन 4 पिलर्स की बात करें, ठीक है, तो इन 4 पिलर्स को मेनली आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत 8 मिशन में क्या किया गया है, बांटा गया है, 8 मिशनों में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें तो जो हमारा भौतिक अधोसंरचना या जिसे हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बोला है, उसके अंतर्गत हमारे 3 मिशन आते हैं। एक आता है हमारा मिशन निर्माण, ठीक है, उसके अलावा मिशन ग्रामोदय और मिशन नगरोदय। देखो निर्माण से ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, उनका निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करना, उसके अंतर्गत कौन सा आ जाएगा आपका भौतिक अधोसंरचना, बिल्डिंग्स बनाना, ठीक है, रोड ट्रैक्स बनाना, मेट्रो रेल की यहां पर बात आ जाएगी मुख्य रूप से। फिर मिशन ग्रामोदय, ग्रामीण जो सड़क है, ग्राम सड़क योजनाएं हैं। मिशन नगरोदय है जो हाउसिंग डेवलपमेंट है, मुख्य रूप से ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को हाउसिंग देना, ठीक है, मुख्य रूप से। अभी अपन देखेंगे आगे चलकर कि इनके टारगेट से 3 लाख तक के क्या घरों के निर्माण की बात की गई है। तो मुख्य रूप से भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत क्या आ जाएगा, निर्माण। देखो अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पर क्या होगा, उनका निर्माण होगा। फिर ग्रामोदय, मिशन ग्रामोदय, देखो इंग्लिश में भी लिखोगे तो उससे वर्ड जो आएगा वो ग्रामोदय ही आएगा, ठीक है। तो
मिशन ग्रामोदय और उसके बाद मिशन नगरोदय किसके अंतर्गत है, भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत है। उसके बाद देखें जो दूसरा हमारा है शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत कौन सा आता है, एक तो आता है मिशन बोधि और दूसरा आता है मिशन निरामय, ठीक है। बोधि का मतलब बोध ज्ञान की बात हो रही है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो हमारा क्या है स्कूल एजुकेशन है और उसके अलावा जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, उसकी बात की जाएगी, टेक्निकल नॉलेज की बात की जाएगी। और निरामय का मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से किससे है, हेल्थ से है, ठीक है। तो ये जो मिशन है उनको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। निरामय का जो वर्ड है वो किससे जुड़ा हुआ है, हेल्थ से जुड़ा हुआ है। बोधि का मतलब बोध ज्ञान से जोड़ सकते हो और एजुकेशन की बात कर सकते हो। तो जो दो मिशन किससे जुड़े हुए हैं हमारे, एक पिलर शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए, हेल्थ एंड एजुकेशन से जुड़े हुए, वो कौन कौन से, मिशन बोधि और मिशन निरामय, ठीक है। अगर हम इसके बाद बात करें तो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, जो इकोनॉमी एंड क्या है हमारा एम्प्लॉयमेंट है, उसके अंतर्गत हमारे दो क्या है यहाँ पर मिशन है, और एक है हमारा मिशन अर्थ, ठीक है, और दूसरा है हमारा मिशन दक्ष। मिशन दक्ष वगैरह में अगर अपन बात करेंगे टेक्निकलिटी जो गवर्नेंस है उसके लिए मुख्य रूप से टेक्निकल एजुकेशन वगैरह है, स्किल डेवलपमेंट है, उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। मिशन अर्थ में मुख्य रूप से एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, पशुपालन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये दो हमारे मिशन किसके अंतर्गत आ जाएंगे, यहाँ पर अर्थव्यवस्था रोजगार में आ जाएंगे। और एक हमारा सुशासन जो है एक पिलर है, उसके अंतर्गत मिशन जनगण आ जाएगा, मिशन जनगण आ जाएगा, जहां पर अपन ई गवर्नेंस वगैरह की बात करते हैं। देखो हमने यहाँ पर मुख्य रूप से 8 मिशन की बात की है। उन 8 मिशन में जो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, भौतिक अधोसंरचना है, उसके अंतर्गत कितने 3 मिशन हैं, ये याद रखने हैं। ये जो 3 मिशन है कौन कौन से हैं, मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय, मिशन नगरोदय, ठीक है। उसके बाद तो यहां पर जो सीधा सीधा सवाल बनेगा कि इनमें से कौन सा जो मिशन है वो भौतिक अधोसंरचना या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पर 3 आपको दे दिए गए, चौथा कुछ भी दे देगा, मिशन निरामय दे देगा, ठीक है, मुख्य रूप से मिशन जनगण दे देगा। तो अलग अलग प्रकार से चीजें आ सकती है, ठीक है। तो यहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या आएंगे आपके, मिशन बोधि, बोधि का मतलब एजुकेशन से है और निरामय का मतलब हेल्थ से, तो मिशन निरामय और मिशन बोधि किसमें है, शिक्षा और स्वास्थ्य में, ठीक है। ये 5 मिशन हो गए। उसके अलावा जो 3 मिशन है उनमें बात करें तो आपके इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, सॉरी, इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट में आप देखोगे तो मिशन अर्थ आएगा और मिशन दक्ष है। उसके अलावा अगर सुशासन की बात करें तो मिशन जनगण इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक अधोसंरचना। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत कितने 6 डायमेंशन है, 6 विषय हैं। पहला क्या है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या जिसे सड़क अधोसंरचना बोला गया है, ठीक है। दूसरा ट्रेवल एंड टूरिज्म, यात्रा एवं पर्यटन है, ठीक। थर्ड बात करें तो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग है, नगरीय विकास एवं आवास है। फिर किसकी बात हो रही है, वाटर, जल की बात हो रही है, एनर्जी, ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है, परिवहन और लॉजिस्टिक्स की बात की जा रही है यहां पर, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से आपके क्या शामिल है, किसमें 6 विषय शामिल है, किसमें भौतिक अधोसंरचना में 6 उप विषय की बात यहां पर चल रही है। ये भी हमें क्या है याद रखने, ठीक है। अगर इसके बाद अगर अपन देखें तो दूसरा जो हमारा गवर्नेंस दिखाई देता है, उस गवर्नेंस के अंतर्गत यहां पर कितने विषय हैं, ठीक है। तो गवर्नेंस के अंतर्गत यहां पर 4 विषय दिए हुए हैं, 4 उप विषयों में बांटा गया है। पहला क्या है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ठीक है, लोक सेवाएं प्रदान करना। अब किसके थ्रू होगा, मुख्य रूप से ई गवर्नेंस के माध्यम से, ठीक है। दूसरा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो हमारा एआई सिस्टम आ गया है, चैटबॉट सिस्टम आ गया है, उसके अंतर देखें। दूसरा इनकी गवर्नेंस से हम क्या लाएंगे, मुख्य रूप से यहां पर पारदर्शिता लाई जाएगी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी लाई जाएगी, पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा, सार्वजनिक भागीदारी होगी और मुख्य रूप से गवर्नमेंट इससे क्या करेगी, खरीदारी भी करेगी, प्रोक्योरमेंट भी करेगी। साथ में अगर पब्लिक की भागीदारी हमें चाहिए तो मुख्य रूप से ट्रांसपेरेंसी तो चाहिए ही, साथ में जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और दिशा निर्देश है उन्हें भी सिंपल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बीच बीच में हमेशा एक समय में हमें उसे अपडेट करना भी जरूरी है। तो अपडेशन और सिंप्लीफिकेशन है। उसके अलावा शिकायत निवारण और मानव संसाधन प्रबंधन है। मुख्य रूप से आज हम गवर्नेंस और भौतिक अधोसंरचना या फिर हम किसकी बात करने वाले, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाले, ठीक है। इसके पहले अब आगे हम जो और भी विषय हैं देख लेते हैं। हेल्थ एजुकेशन में यहाँ पर 4 डायमेंशंस हैं, ठीक है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा में एक तो स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा ही हो गया, उसके बाद तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास, उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट में हमने क्या देखा था, कृषि और संबंधित सेक्टर, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर, इंडस्ट्रीज, उद्योग और कौशल विकास, फिर प्राकृतिक संसाधन और व्यापार एवं वाणिज्य, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं आज हम किसकी बात करने वाले हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ टारगेट्स लिए गए हैं और जो हमने रोड मैप बनाया है वो कितने सालों के लिए, 3 सालों तक के लिए, ठीक है। और ये जो रोड मैप है वो मेनली कब तक के लिए बनाया गया है, 2023।
कुछ टारगेट्स हम 2024 के भी देखेंगे, दिसंबर 2024 तक के भी टारगेट्स हैं। अब देखो दिसंबर 2024 की बात हुई है और कुछ दिनों बाद मतलब फरवरी 2025 में हमारा पेपर है, तो जो कुछ टारगेट्स हैं दिसंबर 2024 के वो लिए गए थे, वो कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो वहां पर जो सवाल है वो आपके सीधे सीधे बन सकते हैं कि ऐसे कौन से टारगेट्स थे जो दिसंबर 2024 तक लिए गए थे। ठीक है, मेनली अगर अपन बात करें तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पहला आता है वो क्या है, चंबल प्रोग्रेस वे। हम देखते हैं कि जो मुख्य रूप से यहाँ पर क्या अटल प्रोग्रेस वे बनाया गया, आज के टाइम पर इसका नाम अटल प्रोग्रेस वे है। ठीक है, तो चंबल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे, नर्मदा नदी के किनारे और चंबल नदी के किनारे पूरे के पूरे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। उसको लेकर उसे टारगेट लिया गया था कितने कि हम जब से ये रोड मैप आया था उसके 60 महीनों के अंदर क्या करना था, मुख्य रूप से इसे कंप्लीट करना है। मतलब 5 साल की यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, 60 महीने 12 पंचे 60 अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो 5 सालों का क्या लिया गया है यहां पर, मुख्य रूप से इनका टारगेट लिया गया है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसके अलावा जो दूसरा टारगेट है, आपने देखा होगा कि आज के टाइम पर सभी टोल प्लाजाज में आपको क्या मिलेंगे, फास्टैग मिलेंगे। तो जब ये रोड मैप आया था तो उसके अंतर्गत 6 महीनों में क्या किया जाना था, ऑटोमेशन किया जाना था इन टोल प्लाजाज का। ठीक है, तो ये जो टोल्स हैं यहां पर आपके आज के टाइम पर आप क्या यूज करते हो, फास्टैग यूज करते हो। ठीक है, जो आपकी कार वगैरह में लगा रहता है और फिर वहां से वो स्कैन करके क्या जो पर्टिकुलर अमाउंट है जब आप रोड से गुजरते हो, ठीक है, तो वो टोल आपका कट जाता है। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करें यहां पर रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जा रही है। ठीक है, मुख्य रूप से हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही तरीके से बेनिफिट उसका पाने के लिए, ठीक है, मुख्य रूप से एक क्या सिस्टम बनाया गया, रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया जिसे रैम्स के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेल्प ले रहे हैं। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है कि हम एडीपी की हेल्प से क्या कर रहे हैं, रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम को ला रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन यहां पर बात करें, ठीक है, तो जो हमारा भौतिक अधोसंरचना वही नर्मदा एक्सप्रेस वे और चंबल प्रोग्रेस वे। ठीक है, यहां पर हिंदी में। दूसरा जो अपन बात करते हैं वो अपना आता है टॉपिक क्या, जो उपविषय है वो है ट्रेवल और टूरिज्म। ठीक है, पहला हमने देखा है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उपविषय, दूसरा है हमारा ट्रेवल एंड टूरिज्म। ट्रेवल एंड टूरिज्म में जो हम सबसे पहले बात करते हैं कि बफर में सफर इनिशिएटिव लाया गया था। आप ये जानते हो कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 4 अगस्त 2020 को क्या लाया गया था, बफर में सफर लाया गया था। ठीक है, बफर में हैशटैग बफर में सफर बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, तो बफर में जो सफर है वो कब लाया गया था, 4 अगस्त 2020 को लाया गया था, एमपी टूरिज्म बोर्ड द्वारा लाया गया था। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या था कि वही सफारी बनाना। जैसे आज के टाइम पर हम 2 टाइगर सफारीज की बात कर रहे हैं, इनमें से जो टाइगर सफारी बनाई जानी है वो कान्हा पेच और बांधवगढ़ की बात की जा रही है कि इन तीनों को में से हम किसी 2 में जो है वो टाइगर सफारी डेवलप करेंगे, साथ में नाइट सफारी डेवलप करेंगे, ताकि हम किसको, टूरिज्म को बढ़ावा दे सके, जो नेचुरल टूरिज्म है उसको बढ़ावा दे सके। ठीक है, उसके अलावा मुख्य रूप से अगर टूरिज्म में बात करें तो हम थीम बेस्ड सर्किट्स बना रहे हैं। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलरली जैसे फॉर एग्जांपल राम जी मध्य प्रदेश में जिन जिन स्थानों से होकर गुजरे थे, ठीक है, उन सभी जो पॉइंट्स हैं उनको एक साथ जोड़ना, और जो जोड़ेंगे तो उससे जो सर्किट बनेगा उसे एक सर्किट बोला गया है। और ये जो हमारे सर्किट्स हैं मुख्य रूप से यहां पर 6 सर्किट्स हमें दिखाई देंगे। जो 6 सर्किट्स हैं उनमें अगर अपन बात करें तो एक हमारा रामायण सर्किट है, उसके अलावा तीर्थंकर सर्किट है। तीर्थंकर सर्किट का यहां पर मतलब किससे है, मुख्य रूप से जो जैन तीर्थंकर हैं वो जहां जहां पर गए, ठीक है, तो वो पॉइंट्स को जोड़ना तीर्थंकर सर्किट है। ठीक है, तीसरा अपन सर्किट देखते हैं ओमकार सर्किट है। ठीक है, उसके अलावा नर्मदा के चारों ओर नर्मदा परिक्रमा लगाने के लिए मुख्य रूप से नर्मदा के नदियों के किनारे जो मेन पॉइंट्स हैं उनको जोड़ना, नर्मदा परिक्रमा। ठीक है, उसके अलावा जनजातीय जो क्षेत्र है उनको, जनजातीय क्षेत्रों को डेवलपमेंट के लिए ट्राइबल सर्किट है। और अगर बात करें तो एक रूरल सर्किट है। ठीक है, तो 6 हमारे सर्किट है। और जो 7वां सर्किट है वो मुख्य रूप से अमरकंटक है। तो अमरकंटक भी टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, तो अमरकंटक मुख्य रूप से आपके 7 थीम्स हैं, उन 7 थीम्स में बात करें, ठीक है, 7 थीम्स बेस्ड सर्किट्स हैं। मुख्य रूप से कौन कौन सी, रामायण सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, ओमकार सर्किट, नर्मदा परिक्रमा, ट्राइबल सर्किट, रूरल सर्किट और अमरकंटक है। ठीक है, तो ये हमें 7 नाम याद रखने हैं जो कि ट्रेवल और टूरिज्म के अंतर्गत आते हैं, ट्रेवल और टूरिज्म उपविषय के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमारा किसका भाग है, यहां पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का भाग है। ठीक है, अगर अपन आगे बात करें तो मुख्य रूप से यहां पर क्या किया गया है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इनमें जो टारगेट्स हैं उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो जो अर्बन डेवलपमेंट है उनमें कुछ स्ट्रेटजीज बनाई गई। अगर पहली स्ट्रेटजी की बात करें तो मुख्य रूप से क्या है, अर्बन ग्रोथ करना। अर्बन ग्रोथ में मुख्य रूप से फूड सिक्योरिटी की बात की गई है। ठीक है, जो जीवन यापन है, लाइवलीहुड है, उनकी बात की गई है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट करना और साथ में क्या, एम्प्लॉयमेंट देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की यहां पर बात की गई है। ठीक है, अब इसी के तहत अपन देखते हैं कि 7 शहरों में
मुख्य रूप से 7 शहरों में 7 सिटीज में क्या किया जाना है, यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाने हैं। ठीक है, जो पहले इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे वो कहां पर बनाए जाएंगे, भोपाल, जबलपुर और इंदौर में। ठीक है, 3 शहर ये हो गए। और फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि जो चौथा शहर है, देखो 4 शहर मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से अपन जानते हैं, मेन शहर कौन कौन से हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन यहां पर देखें तो उज्जैन, सतना और सागर इसमें आ जाएंगे। आप जब पढ़ते हो तो औद्योगिक केंद्र विकास निगम, जब आप उद्योगों में पढ़ते हो तो मुख्य रूप से उसमें एक आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेंगे, आज के टाइम पर 5 हो गए। ठीक है, तो उसमें आपका सागर और उज्जैन भी आता था, जो अब मुख्य रूप से इंदौर में शामिल हो गया, और सागर का कुछ क्षेत्र जो है भोपाल में और फिर जबलपुर में शामिल हो गया। तो ऐसे में जो एक 7वां औद्योगिक केंद्र विकास निगम था वो रीवा था, तो उसकी जगह हमें सतना याद रखना है। ठीक है, तो 7 शहर हैं जहां पर इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, ताकि जो मुख्य रूप से यहाँ पर यूथ्स हैं उनको क्या जॉब्स वगैरह दी जा सके। ठीक है, तो मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, पहले भोपाल, जबलपुर और इंदौर में बनाए जाएंगे, और उसके बाद सागर, सतना, उज्जैन और ग्वालियर में क्या बनाए जाएंगे, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। उसके अलावा मुख्य रूप से जो शहर में रहने वाले गरीब हैं उनके लिए 3 लाख से ज्यादा क्या बनाए जाएंगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हाउसिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी। कितनी, 378 सिटीज में। मैक्सिमम जगह पर जो आपको मैक्सिमम एक मिलेगा वो क्या मिलेगा कि जो टारगेट्स लिए गए थे वो कितने, 378 शहरों के लिए लिए गए थे। मध्य प्रदेश के 378 शहरों के लिए जो है मैक्सिमम टारगेट लिए गए। तो हमें क्या करना है, इन 378 शहरों में मुख्य रूप से 3 लाख EWS हाउसिंग यूनिट्स बनानी है, मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस यहां पर शहर इकाइयां बनानी है। ठीक है, मुख्य रूप से उनके लिए आवास बनाना है। ठीक है, तो यहां पर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें जो याद रखना है वो सबसे पहले क्या याद रखना है कि 7 शहरों में इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाने हैं। वो 7 शहर कौन से हैं, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, फिर उसके बाद ग्वालियर याद रखने हैं, और फिर उज्जैन, सागर और सतना। ठीक है, उज्जैन, सागर और सतना है। ठीक है, उसके अलावा बात करें अपन यहां पर, तो हमें जो दूसरा मिलता है वो दूसरा पार्ट हमें दिखाई देता है किसका, एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पर अपन बात करते हैं, यहां पर 49 जो सिटीज हैं वहां पर जो सीवरेज सिस्टम है उसको क्या किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा ICT के थ्रू। ठीक है, जो 49 सिटीज हैं, 378 सिटीज में यहां पर अपन बात करें, जो 49 सिटीज है वहां पर ICT के माध्यम से जो सीवेज सिस्टम है उसको क्या किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा कि कहीं पर सीवेज ब्लॉकिंग तो नहीं है जिसकी वजह से क्या शहरों में समस्याएं आ जाए। उसके अलावा जो मेन टारगेट है 2023 तक का वो क्या है कि सभी शहरों में, मतलब 378 सिटीज को हमें क्या दिलाना है, ODF प्लस स्टेटस दिलवाना है, ODF प्लस स्टेटस दिलवाना है। उसके अलावा अपन ये बात करें तो कुछ जो हमारे शहर हैं, जो मेन शहर है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में, यहां पर जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको इंप्रूव करना है। और कितना इंप्रूव करना है, तो 5% इंप्रूव करना है, 5% इंप्रूव करना है, ये हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें क्या करना है, 49 सिटीज में हम क्या करेंगे, सीवेज सिस्टम को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे ICT से। ठीक है, 3 जो हम बात कर रहे हैं वो टोटल कितनी सिटीज की बात कर रहे हैं, 378। अभी हमने देखा था कि 3 लाख EWS हाउसिंग यूनिट्स बनाई जानी है। ठीक है, वो भी कहां पर बनाई जानी है, 378 सिटीज में बनाई जानी है। किनके लिए, मुख्य रूप से जो अर्बन पुअर्स है। ठीक है, उसके अलावा इन्हीं 378 सिटीज को क्या करना है, ODF मतलब मुख्य रूप से स्वच्छता के लिए जो आपका स्टेटस दिया जाता है, ठीक है, तो ODF स्टेटस दिलवाना है। और इसके अलावा जो मेन शहर है हमारे 4, ठीक है, जो 4 सिटीज हैं, 4 शहर हैं, वहां पर क्या करना है, मुख्य रूप से जो AQI है, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उनको इंप्रूव करना है। कितने परसेंट, 5%। ठीक है, ये याद रखिएगा 5% की यहां पर बात की गई है। ठीक है, एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट लाने के लिए क्या किया जाएगा, ई-व्हीकल्स लाए जाएंगे। ठीक है, उनके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो ई-व्हीकल्स आज के टाइम पर हम ले तो ले, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो पेट्रोल या डीजल तो हमें आराम से मिल जाता है पेट्रोल स्टेशन में, ठीक है, सभी है, लेकिन हमारे पास अभी भी ई चार्जिंग स्टेशन नहीं है। तो कोई भी जो हमारी ई व्हीकल्स है उनको क्यों ही यूज करेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या, इन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, फिर से आ गए 4, जो मेन 4 शहर है ये तो हर जगह आएंगे। ठीक है, तो ये 4 शहरों में क्या करना है, ई बसेस चलाई जानी है। ठीक है, ई बसेस चलाई जानी है। ठीक है, कौन कौन से, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में। ठीक है, जिसकी शुरुआत इंदौर और भोपाल से की जा रही है। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें नेक्स्ट पॉइंट, अगर अपन यहां पर बात करते हैं, जो तीसरी स्ट्रेटजी है वो क्या है, मुख्य रूप से अर्बन जो गवर्नेंस है, जो शहरों का शासन है, वहां पर लीगल और फिजिकल रिफॉर्म्स करना है। ठीक है, तो ये किसकी मदद से किया जा रहा है, तो हम ये देखते हैं हैदराबाद में जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट है उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, मुख्य रूप से कुछ रिफॉर्म्स ला रहे हैं ताकि कुछ बदलाव किए जा सके और बेहतर
बेटर गवर्नेंस किया जा सके। ठीक है, देखो ये गुड गवर्नेंस का भी पार्ट है, लेकिन इसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होगा, जो रिफॉर्म्स लाए जाएंगे उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। ठीक है, लाइक लोक सेवा केंद्र वगैरह बनाए जाना। ठीक है, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा जो डिलीवरी सिस्टम है, अर्बन सर्विसेज है, उनको हम क्या करेंगे, बेहतर करेंगे। ठीक है, ई गवर्नेंस के अंतर्गत, अभी ये ई गवर्नेंस जो है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ही आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो सर्विसेज है वो क्या ऑनलाइन अवेलेबल कराई जाए, और उसके अलावा मुख्य रूप से जो प्रॉपर्टी सर्वे है उसको जीआईएस बेस्ड कर दिया जाए, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ऊपर से ही क्या कर दिया जाए। ठीक है, सैटेलाइट का यूज करके यहां पर क्या किया जाए, प्रॉपर्टी सर्वे किया जाए। ठीक है, इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, नक्शे बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर अपन ये देखते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ठीक, तो ये हमारी तीसरी स्ट्रेटेजी थी, चौथी 4 स्ट्रेटेजीज हो गई। उसके अलावा अपन इसी के अंतर्गत देखते हैं वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। ठीक है, तो ये एक टारगेट हमें दिखाई देता है कि मुख्य रूप से हमें क्या करना है, 100 मेनली जो प्रोजेक्ट्स हैं, 100 प्रोजेक्ट्स हैं क्या, पाइप्ड वाटर के, जो हर घर नल। अब देखो अभी आगे चलकर अपन बात करेंगे जो हमारा हर घर नल का टारगेट है। ठीक है, हर घर नल की जो बात कर रहे हैं, वहां पर हमने 100 प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, किसके लिए, पाइप्ड वाटर सप्लाई के लिए। और साथ में मुख्य रूप से इन्हें क्या किया जाएगा, ठीक है, आईसीटी के माध्यम से इनकी सुपरवाइजरी की जाएगी। ठीक है, जो कंट्रोल सिस्टम उसको देखा जाएगा, और ये सिस्टम कितनी सिटीज में चलेगा, 50 सिटीज में चलेगा। जो हम प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं पाइप्ड वाटर सप्लाई 100 प्रोजेक्ट्स में, तो उनको कितनी सिटीज में चलाया जा रहा है, 50 सिटीज में। देखो 100 प्रोजेक्ट्स हैं और किसके कितनी सिटीज हैं, जो हर घर नल का कॉन्सेप्ट है उसका पहला टारगेट क्या है, 50 सिटीज का है। तो यहां पर जो पहला सवाल है वो यहां पर आ सकता है क्या, कि कितने सिटीज की यहां पर बात की गई, तो 50 सिटीज की बात की गई है। उसके अलावा मुख्य रूप से आज के टाइम पर आप देखते हो कि आप सभी के शहरों में आपने ये देखा होगा, जो स्ट्रीट लाइट्स है, ठीक है, जो रोड में लाइट्स लगी हुई है, अब उनमें एलईडी लगाई जा रही है। पहले बल्ब लगते थे, आज के टाइम पर हम एलईडी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एलईडीज लगाई जा रही है। तो 100 सिटीज में क्या किया जाना है, एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाई जानी है। तो यहां पर जो टारगेट है वो टोटल देखो, टोटल हमने कितनी सिटीज देखी, 378 सिटीज की यहां पर बात की गई। तो उसमें से 100 सिटीज का पहले टारगेट दिया गया है। देखो सारी सिटीज को कंप्लीट करना है, लेकिन 2023 तक में जो हमारा मुख्य रूप से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, उसके अंतर्गत जो इंस्टॉलेशन किया जा रहा है उसमें कितनी सिटीज शामिल है, 100 सिटीज शामिल है। और वाटर पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत कितनी सिटीज है, 50 सिटीज है, जिसमें साथ में क्या किया जाएगा, आईसीटी एनेबल्ड स्काडा सिस्टम लगाया जाएगा। स्काडा सिस्टम का मतलब यहां पर सुपरवाइजरी है, कंट्रोल है, ताकि डाटा के माध्यम से हम उसको चेक कर सके। ठीक है, वाटर सप्लाई के बाद अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है, तो अर्बन इकोनॉमी को वापस से रिवाइव करना है, पुनर्जीवित करना है। तो इससे कैसा बनाना है, तो जीआईएस बेस्ड हम क्या लाएं, डेवलपमेंट प्लान्स लाएं। ठीक है, जो भी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से पूरे नक्शे बनाएं, और हम फिर क्या करें, अर्बन इकोनॉमी को बढ़ाएं। ठीक है, साथ में अगर अपन नेक्स्ट यहां पर देखें, तो जो चौथा हमारा नेक्स्ट विषय है, चौथा विषय है, वो वाटर पर आता है। और वाटर पर अपन देखते हैं कि जो हमारा टारगेट था आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, देखो हमने सुना है कि बुरहानपुर में 100% क्या हो गया है, यहां पर हर घर नल की सुविधा हो गई है, 100% कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसमें टारगेट, अब ये कैसे कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमने टारगेट लिया था निवाड़ी और बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में हम 100% कवरेज कर देंगे। अभी जैसे अवार्ड भी मिला है बुरहानपुर को। ठीक है, इसके अलावा अपन देखो जो टारगेट लिया गया था वही, जो हमारे रूरल हाउसेज हैं उसमें 100% रूरल हाउसेज में मुख्य रूप से ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराने की बात की गई थी मध्य प्रदेश में। ठीक है, और उसका टारगेट क्या लिया गया था, 2024 का टारगेट लिया गया था कि 2024 तक हम क्या कर देंगे, मुख्य रूप से जितने भी हमारे क्या है ग्रामीण घर हैं, वहां पर हम क्या कर देंगे, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के जितने भी ग्रामीण घर हैं उनके 100% ग्रामीण घरों में दिस ईयर 2024 तक हम क्या करेंगे, पीने का पानी पहुंचा देंगे। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है। साथ में 2 जिलों को लिया गया था जहां पर 100% कवरेज, यहां पर ग्रामीण और अर्बन, रूरल और अर्बन दोनों की बात की जा रही है। तो निवाड़ी और बुरहानपुर में टारगेट लिया गया था कि इसका हम 100% कवरेज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो वाटर की बात करें। उसके बाद एनर्जी में देखें, तो एनर्जी में हम ये देख रहे हैं कि जो मुख्य रूप से अपन ओमकारेश्वर डैम देखते हैं, तो वहां पर फ्लोटिंग सोलर पावर लगाया जाना है, और वो कितना लगाया जाना है, 600 मेगावाट। जब ये टारगेट लिया गया था तो ये माना गया था कि ये पहला, ठीक है, सबसे बड़ा क्या होगा, एशिया का या विश्व का भी कई बार बोल सकते हो कि एशिया या विश्व का सबसे बड़ा क्या होगा, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा। लेकिन इसमें कभी अभी अगर हम देखें तो थोड़ा सा देरी हो गई है। बीच में बनाया गया था, 200-250 तक पहुंचाया गया था, और बीच में तूफान आने की वजह से मुख्य रूप से क्या हो गया था, ये नष्ट हो गया था। वापस से बनाया गया, अभी 100 मेगावाट तक का ये कंप्लीट हो चुका था अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे की अगर अपन बात करें। ठीक है, तो ये जो टारगेट है हमारा 600 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का है, उसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत लिया गया था। ठीक है, ये टारगेट जो है। ठीक, उसके अलावा अपन देखें अभी डेवलपमेंट चल रहा है, तो 4500 मेगावाट
4500 मेगावाट का सोलर पार्क कहां पर बनाए जाने हैं? एक तो आगर मालवा, दूसरा नीमच में बनाया जाना है, तीसरा शाजापुर, फिर चौथा मुरैना और पांचवा छतरपुर। तो इन 5 मुख्य रूप से जिलों में जो है 4500 मेगावाट के सोलर पार्क्स बनाए जाने हैं, सोलर पैनल्स लगाए जाने हैं। ठीक है, कौन कौन सा? आगर, फिर नीमच और शाजापुर। तो आगर और शाजापुर को एक साथ याद रख सकते हो। नीमच फिर आपका कहां पर आ गया? वेस्ट की ओर आ गया। ठीक है, और उसके अलावा अपन यहां देखते हैं मुरैना और छतरपुर। मुरैना सबसे ऊपर और फिर छतरपुर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करें तो ऑल ओवर 45,000 सोलर पंप्स लगाए जाने हैं और इसका टारगेट लिया गया था क्या? 2023। आगे चलकर अभी हम पढ़ेंगे इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट में, तो अभी हम पढ़ेंगे कि 15,000 सोलर पंप्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर फार्मर्स के खेतों की बात की जा रही है। ठीक है, तो अभी आगे टारगेट और देखेंगे, लेकिन ऑल टोटल कितने? 45,000 सोलर पंप्स लगाए जाने हैं, जिसका टारगेट क्या लिया गया था कि हम 2023 तक क्या कर देंगे? मुख्य रूप से 45,000 सोलर पंप्स लगा देंगे। ये क्या है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगर यहां पर बात करें तो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब्स बनाए जाने थे। टारगेट लिया गया था 2024 तक का। एयर कार्गो हब्स बनाए जाने हैं। ठीक है, पेरिसेबल गुड्स के लिए मार्च 2022 तक का। और उसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाए जाने हैं ताकि लॉजिस्टिक्स जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जो सामान ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है उसमें क्या मिले? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाए जा सके। ऑफलाइन रसीद वगैरह को हटा के सीधा सीधा किसमें? उनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग भी की जाए। तो उसके लिए क्या डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं और उसका टारगेट लिया गया था मार्च 2023 का। ठीक है, यहां पर अगर अपन बात करें, ठीक है, तो हमारा मुख्य रूप से जो हमने देखा, सबसे पहले अपन इसे रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या देखा यहां पर? ठीक है, सबसे पहले अपन आएंगे किसमें? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अपन ने सबसे पहले देखा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन कौन सा? नर्मदा प्रोग्रेस वे की बात की थी अपन ने। ठीक है, नर्मदा प्रोग्रेस वे की, और उसके अलावा नर्मदा एक्सप्रेस वे और मुख्य रूप से चंबल प्रोग्रेस वे की बात की थी। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन यहां पर बात करें, ठीक, तो उसके बाद हमने इसमें देखा था उसकी टाइमलाइन 60 मंथ्स की ली गई थी। मुख्य रूप से 60 मंथ्स का टारगेट लिया गया था। उसके अलावा टोल प्लाजास का ऑटोमेशन करने के लिए हमने 6 मंथ का टारगेट लिया था। फास्टैग रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम जो बनाया जाना है, रैम्स, वो किसकी हेल्प से बनाया जाना था? एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेल्प से बनाया जाना था, एडीबी की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था मेनली यहां पर क्या? ट्रेवल एंड टूरिज्म में बफर में सफर की बात की थी। बफर में सफर कब आया था इनिशिएटिव? तो 2020 में 4 अगस्त 2020 को आया था। ठीक है, उसके बाद अपन ने किसकी बात की थी? तो वही बाग सफारी, कान्हा पेज, बांधवगढ़ में थीम आधारित सर्किट बनाए जाने थे। हमने 7 सर्किटों की बात की थी। रामायण सर्किट, जहां जहां से राम जी निकले थे वहां उन सारे पॉइंट्स को जोड़ना। तीर्थंकर सर्किट, जहां पर जैन तीर्थंकर निकले उनको सर्किट को जोड़ना। ओमकारेश्वर से ओमकार सर्किट भी अपन देखते हैं। अमरकंटक हो गया। ठीक है, रूरल सर्किट की बात कर रहे हैं। रूरल सर्किट के अलावा यहां पर बात करें नर्मदा की परिक्रमा, नर्मदा के जितने भी तट है इंपॉर्टेंट उन पॉइंट्स को जोड़ना, और ट्राइबल सर्किट जहां पर जनजातियां रहती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने बात की थी यहां पर मुख्य रूप से अर्बन डेवलपमेंट की। अर्बन डेवलपमेंट में हमने 7 शहरों की बात की थी, भोपाल, जबलपुर और इंदौर। फिर सागर, सतना, उज्जैन और ग्वालियर में क्या बनाए जाने थे? इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाने थे यूथ के लिए। लाइक भोपाल, जबलपुर और इंदौर में 50,000 यूथ के लिए मुख्य रूप से इंक्यूबेशन सेंटर्स, और 65,000 यूथ के लिए मुख्य रूप से सागर, सतना, उज्जैन और ग्वालियर में इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाने थे। ठीक है, 378 सिटीज में हम क्या कर रहे हैं? 3 लाख ईडब्ल्यूएस हाउसिंग की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर भी ये सवाल बन सकता है कि कितने शहरों में और कितने जो ईडब्ल्यूएस बनाए जाने थे आत्मन एमपी के तहत कितने शहरों में और कितना ईडब्ल्यूएस हाउसिंग यूनिट्स बनाई जानी है? तो 3 लाख हाउसिंग यूनिट्स बनाई जानी है 378 सिटीज में अर्बन पुअर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद अपन ने जो डिस्कस किया कि 49 सिटीज में हम सीवरेज सिस्टम को क्या करेंगे? आईसीटी के थ्रू मॉनिटर करेंगे। ठीक है, 378, ये जो वर्ड है ये जरूर याद रखना, 378 शहरों में हम ओडीएफ प्लस स्टेटस के लिए बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो मुख्य शहर है हमारे 4, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, इन 4 शहरों में हम इंप्रूव करेंगे, एक्यूआई इंप्रूव करेंगे कितना? 5% इंप्रूव करेंगे। ठीक है, यहां पर 5%, 10%, 15%, 20% ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। इसी प्रकार 4 शहरों में, मुख्य 4 शहरों में हम ई बसेस का संचालन करेंगे, ई बसेस चलाएंगे, साथ में ई व्हीकल्स जो है उनके लिए हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे, ताकि मुख्य रूप से अगर देखो गाड़ियां पेट्रोल या डीजल की कम यूज होंगी, अगर ई व्हीकल्स यूज होंगी तो ऐसे में क्या होगा? एक्यूआई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। ठीक है, इंप्रूव हो जाएगा। ठीक, स्ट्रेटजी जो 3 ली गई थी वो क्या ली गई थी? मुख्य रूप से लीगल और फिजिकल रिफॉर्म्स करने थे। जीआईएस बेस्ड मुख्य रूप से प्रॉपर्टी सर्वे है, ऑनलाइन सिस्टम लाना है, सभी सिटीजन सर्विस को आज के टाइम पर हम ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज वगैरह देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था 50 सिटीज में मुख्य रूप से क्या करना है? यहाँ पर आईसीटी एनेबल्ड स्काडा सिस्टम लाना है, और साथ में उन 50 सिटीज में क्या करने हैं? 100
पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। साथ में 100 शहरों में यहां पर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है। ठीक है, ये आत्मन एमपी के तहत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत टारगेट लिया गया है 2023 तक का। ठीक है, उसके बाद अगर अपन यहां पर बात करें तो हमने जो नेक्स्ट बात की थी जीआईएस बेस्ड डेवलपमेंट प्लान्स की बात की थी। वाटर में हमने देखा था क्या, निवाड़ी और बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट को हम 100% कवरेज देंगे। उसके अलावा 100 रूरल हाउसेज में 100% रूरल हाउसेज में क्या करेंगे, 2024 तक ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी पहुंचाने की हमने यहां पर बात की थी। ठीक है, उसके अलावा 600 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की बात की, 4500 मेगावाट, ठीक है, सोलर पार्स या सोलर पैनल्स लगाए जाने, कहां पर, आगर में, नीमच में, शाजापुर, मुरैना और छतरपुर में। और इसके अलावा 45,000 सोलर पंप्स लगाए जाने हैं 2023 तक। ठीक है, और इसमें भी अगर आगे चलकर अपन देखेंगे 15,000 जो सोलर पंप्स हैं वो कहां पर लगाए जाने हैं, फार्मर्स के फार्म्स में या उनके खेतों में लगाए जाने हैं। ठीक है, तो 15,000 का भी टारगेट है, आगे चलकर देखेंगे, और 45,000 ऑल टोटल लगाए जाने। ठीक है, इसके बाद अगर अपन यहां पर बात करें, ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था क्या कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब्स बनाए जाने हैं मार्च 2024 तक, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लगाए जाने हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्या, गवर्नेंस की। मेनली जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट था वो अगर अपन यहां पर बात करें तो कौन सा था, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। उसके अलावा भी हमें हेल्थ वाले सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें दिखाई देगी, हेल्थ और एजुकेशन। गवर्नेंस में अगर बात करें तो गवर्नेंस का मेन उद्देश्य क्या है, गुड गवर्नेंस लाना है। ठीक है, एक अच्छा सुशासन लाना है, सुशासन की यहाँ पर बात मुख्य रूप से हो रही है। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस की बात करें तो मुख्य रूप से आप ये देखते हो कि आज के टाइम पर सीएम जनार्दन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसके अलावा समाधान ऑनलाइन, ई समाधान, समाधान एक विकास और सीएम हेल्पलाइन चलाई जानी है। ठीक है, मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो कंट्री में, अगर देश में पहला स्टेट है जिसने 2010 में पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट लाया था। देश में पहला ऐसा, ठीक, राज्य जिसने मुख्य रूप से लोक सेवाओं को देने के लिए मुख्य रूप से यहां पर गारंटी दी थी क्या, और उस गारंटी के तहत गारंटी एक्ट लाया था 2010 में। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके लिए अगर मुख्य रूप से देखें, ठीक है, तो क्या बनाए गए, पब्लिक सर्विस सेंटर्स या लोक सेवा केंद्र, जो कार्यालय है अगर मुख्य रूप से अपन देखें न्यायालय के पास में हो सकते हैं। ठीक है, तो लोक सेवा केंद्र अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में, और वो किसके द्वारा लाए गए थे, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाए गए थे, और ये कब आया था, 2010 में। और ये ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, और उसके तहत लोक सेवा केंद्र लाए गए। ठीक है, अब अगर बात करें तो मुख्य रूप से जो हम सेक्टर देख रहे हैं ई गवर्नेंस का, उस ई गवर्नेंस में देखें तो कुछ 3 इयर्स के जो रोड मैप है उसके अंतर्गत हम बहुत छोटी छोटी बातें देखनी है। ऑल गवर्नमेंट डेटाबेसेस, ठीक है, यहां पर जो अपन ने एक पॉइंट देखा था, ठीक, ये अभी अपन बात करेंगे। सीएम हेल्पलाइन आप जानते हो 181 के तहत। ठीक है, आज हम ये देख रहे हैं कि इसी सीएम हेल्पलाइन को व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम क्या कुछ प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए हम देखते हैं सीएम हेल्पलाइन को एक्सपेंड किया गया है, और अब सीएम हेल्पलाइन से उसे क्या बोला गया है, सीएम सिटीजन केयर @MP। तो सीएम हेल्पलाइन का ही एक दूसरा नाम क्या है, सीएम सिटीजन केयर @MP, जिसके तहत हम अलग अलग सर्विसेज जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हम डायरेक्टली व्हाट्सएप वगैरह में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रोड मैप है 3 सालों का, उसमें क्या देखते हैं, ऑल गवर्नमेंट डाटाबेस टू बी कनेक्टेड। ठीक है, जितने भी डाटाबेसेस है या जितने भी गवर्नमेंट का डाटा है वो एक साथ कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि जो सिटीजन है उन सर्विसेज को एक ही जगह पर प्राप्त कर सके। हमने एक टारगेट लिया था मेनली यहां पर कि जो एक सिंगल पोर्टल बनाएंगे सर्विस डिलीवरी के लिए, और उसका टारगेट हमने सितंबर 2021 का रखा था। ठीक है, आप भारत में देखते हो तो भारत का एक इंडिया पोर्टल आपको दिखाई देगा। इंडिया पोर्टल में भी आप अंदर जाओगे तो आपको एमपी के बारे में डाटा मिल जाएगा। तो एक सिंगल पोर्टल है जिसके तहत क्या सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ठीक है, उसका टारगेट सितंबर 2021। तो आत्मन एमपी के तहत ये जो सर्विस डिलीवरी का टारगेट लिया गया था वो कब तक का था, सितंबर 2021 का टारगेट था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आज के टाइम पर क्या मुख्य रूप से, ठीक है, अगर हम ये देखें तो मानव यहां पर बिल्कुल भी शामिल नहीं होता है। तो जो चैट बॉट्स हैं वो आज के टाइम पर बना दिए। अगर किसी प्रकार की शिकायतें, हमने बात की थी ना अभी शिकायत निवारण, ठीक, तो शिकायतें हैं अगर आपको किसी प्रकार की, तो यहां पर जो शिकायतें सुनने के लिए कौन बैठा होगा, चैट बॉट्स बैठे होंगे। लाइक मशीन लर्निंग की अगर यहां पर बात करें तो मोबाइल गवर्नेंस, आज के टाइम पर अब एम गवर्नेंस की बात करते हैं। एम गवर्नेंस के तहत क्या लाए गए हैं, इंटेलिजेंट चैट बॉट्स को ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग सिस्टम लाया गया है। ठीक है, उसके अलावा अपन यहां पर बात करें सीएम हेल्पलाइन, जिसे आज के टाइम पर सीएम सिटीजन केयर @MP के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डिलीवरिंग एजुकेशन टेलीमेडिसिन सर्विसेज ऑनलाइन बाय मुख्य रूप से फरवरी 2021 तक मुख्य रूप से टारगेट लिया गया आत्मन एमपी के तहत कि क्या जो एजुकेशन है और जो टेलीमेडिसिन है उसको ऑनलाइन अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है,
उसके बाद अगर अपन यहां पर देखें, ठीक है, तो जो हमारे कुछ अदर टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स में बात करें क्या, तो मुख्य रूप से एआई, मशीन लर्निंग को लाना, ठीक है, डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। आत्मन, मुख्य रूप से आत्मन एमपी के तहत, ठीक है, जो टारगेट लिया गया था उसमें सभी जितने भी रिकॉर्ड्स है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, अब ट्रांसपेरेंसी लाना है तो जितने भी रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के हैं उसे क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन डालना पड़ेगा। तो सभी को डिजिटलाइजेशन करने के लिए जो सारे रिकॉर्ड्स हैं उनका टारगेट क्या लिया गया था, सितंबर 2020-22 तक का टारगेट आत्मन एमपी या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत लिया गया था। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो 2024 कंप्लीट हो चुका है और लगभग हमारा जो रोड मैप है उसका टाइम पीरियड भी कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में नए टारगेट्स ले जाएंगे तो जो पुराने टारगेट्स हैं उनके क्या क्या लिए गए थे, जो टारगेट्स हैं उनकी क्या डेट्स थी, क्या टाइमलाइन थी, वहां से सवाल आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो फुल डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के लिए जो टारगेट था वो सितंबर 2022 का था। इंप्रूविंग अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, उसके लिए भी सितंबर 2022 का टारगेट था। पीपल्स पार्टिसिपेशन, सिंप्लीफिकेशन एक्ट रूल्स की बात कर रहा है, ठीक है। ईज ऑफ लिविंग फॉर सिटीजन, मतलब आसानी से जो जीवन जी सके, ठीक है, उसके लिए मुख्य रूप से मतलब जितनी भी सेवाएं हैं वो सही तरीके से आसानी से मिल सके, उसके लिए मुख्य रूप से जो टारगेट है वो सितंबर 2023 का था। ये वाला जो पॉइंट है वो आप जरूर याद रखिएगा। फुल डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड, सारे जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनको क्या करना, मुख्य रूप से यहाँ पर डिजिटल करना, डिजिटलीकरण करना, ठीक है। जवाबदेही के लिए भी सितंबर 2022 का टारगेट लिया गया था। तो ये वाला जो पार्ट है वो आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन अगर यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो जो हमारा अगला पार्ट आएगा, ठीक है, इस पार्ट को हम यहीं तक रखेंगे। जो हमारा अगला पार्ट है वो हेल्थ एंड एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन की चर्चा जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यहां पर मेनली जो अपन ने डिस्कस किया है वो मुख्य रूप से भौतिक अधोसंरचना की बात की है, ठीक। और उसके अलावा अगर अपन यहाँ बात करें तो ई गवर्नेंस की बात की है या फिर सुशासन गवर्नेंस की बात की है, ठीक है। अभी जितने भी अपन ने पढ़ा है उसे आप अच्छे से तैयार करिए, ठीक है, क्योंकि एक साथ बहुत सारा डाटा आएगा आपके पास। उसके अलावा भी हम एमपी, जो आत्मनिर्भर एमपी है, उसकी भी बात करेंगे तो हम एमसीक्यू भी इस पे कवर करेंगे, ठीक है। उन एमसीक्यूज के आप आंसर करिएगा कमेंट्स में, ठीक, और फिर बताइएगा कि आपको जो चीजें हैं वो समझ में आई या नहीं आई। तो उसके लिए आप फीडबैक भी दे सकते हो ताकि हम उसे और बेहतर करें और ज्यादा क्वेश्चन उस पर अवेलेबल करा सके, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम हेल्थ एंड एजुकेशन को कवर करेंगे, साथ में जो हमने इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट की बात की थी उस वाले पार्ट को कवर करेंगे, जो उसमें विषय दिए हुए हैं या फिर उन पिलर्स के जो हमारे सब ग्रुप्स थे उनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम इस आत्मनिर्भर एमपी के जो हमारे एमसीक्यू है उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे और फिर हमें समझ में आएगा किस प्रकार से यहाँ पर सवाल जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। अगली बार मिलते हैं। जय हिंद, जय